नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले नजर अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक वंशवाद को बताया लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन सत्र के संबोधन में युवाओं से नए भारत के निर्माण के लिए आगे आने की अपील। कहा, सरकार की कोशिश ऐसा माहौल बनाने की जो युवाओं को दे बेहतर अवसर। देश भर में कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके को बताया पूरी तरह सुरक्षित और किफायती। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान को लेकर अंतिम तैयारियां जोरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। मुद्दों को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन। किसान संगठन अभी भी अपनी मांगों पर अड़े। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान। गोवा में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के कार्यक्रम में संबोधन। कहा, अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है पर्यटन क्षेत्र। भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान के संभावित खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम। सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान। कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी के विकास की व्यापक रूपरेखा तैयार। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में देश भर से आए युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने बदलाव के लिए युवाओं से आगे आने की अपील की। पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने, नया उमंग। देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में कहा कि राजनीति युवा लोगों की जरूरत और सकारात्मक बदलाव के लिए एक रचनात्मक माध्यम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर भारत का भाग्य विधाता बनना चाहिए। विवेकानंद जी कहते थे कि ये सदी भारत की है। इस सदी को, भारत की सदी, हमारी युवा पीढ़ी को ही बनाना है। आप जो भी करिए, जो भी फैसला लीजिए, उसमें जरूर सोचिए कि इससे देश का क्या हित होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। इसलिए
ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को बेहतर अवसर हासिल हों। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। स्वामी जी हमेशा कहते थे और वो इस बात पर बल देते थे, वे शारीरिक ताकत पर भी बल देते थे, मानसिक ताकत पर भी बल देते थे। वो कहते थे, मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। उनकी प्रेरणा, उन्हीं की प्रेरणा से आज भारत के युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट हो, योग के प्रति जागरूकता हो, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने का मौका गंवाना नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे आना चाहिए। देश की अगली 25-30 साल की यात्रा अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को इस सदी को भारत की सदी बनाना है और इसके लिए मिलकर काम करना होगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आज औपचारिक समापन हुआ। 3 युवाओं को सर्वोत्तम भाषण के लिए पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने युवाओं को आत्मविश्वास से नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए आह्वान किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के आखिरी चरण के अंतिम दिन मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 युवाओं को उत्कृष्ट भाषण के लिए पुरस्कृत किया। पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश की स्मिता मिश्रा को मिला, जबकि दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः महाराष्ट्र की अयति मिश्रा और सिक्किम के अविनम मंगर को दिया गया। विजेताओं को क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए दिए गए। तीनों विजेताओं की थीम थी लोकल फॉर वोकल। इनका चुनाव 2,34,000 युवाओं के बीच जिला स्तर की प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश में बने सामान को खरीदने की अपील की। हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो देश का नौजवान हमारे गांव शहर से बने हुए उन उत्पादक वस्तुओं का उपयोग करे, तब हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और आज दिशा की ओर नौजवान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना। This initiative aims to encourage each and every citizen of the nation to endorse local and made in India products, not only by purchasing them, but also by promoting them with pride and dignity. Mainly knitting, crocketing, handloom and handicrafts. Sikkim under this scheme has a huge ocean of possibilities. As an organic state, small farmers and farm outlets could also have huge market value internationally.
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के अलावा राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युवाओं से लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ाने की अपील की। युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कई नए आयाम जोड़े गए हैं। प्रतियोगिता राष्ट्रीय युवा महोत्सव का अंग है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इस वर्ष ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से 7 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 110 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं भारत बायोटेक सरकार को 55 लाख कोवैक्सीन की खेप मुहैया करा रहा है। अभी तक 54 लाख वैक्सीन के डोज मिल चुके हैं। बाकी बचे वैक्सीन 14 जनवरी तक मुहैया करा दिए जाएंगे। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार भारत सरकार ने कोवैक्सीन वैक्सीन की 55 लाख डोजेज भारत बायोटेक से प्रोक्योर करने का निर्णय लिया है। ये जो 55 लाख हैं, इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत 295 रुपये प्रति डोज है, excluding taxes obviously, because the earlier rates were also excluding taxes. BBIL is providing 16.50 lakh doses of Covaxin free of cost to the central government as a special gesture. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन 2 वैक्सीन के अलावा जायडस कैडिला, स्पुतनिक वी, बायोलॉजिक इवान और जिनोवा वैक्सीन भी रेस में है। जिन 2 वैक्सीन्स को अभी तक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, उसके अलावा ये 4 वैक्सीन हैं जो या तो भारत में ही जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है या जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रही है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1 करोड़ के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जबकि 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन 16 तारीख से प्रारंभ होगा। इसमें लगभग 1 करोड़ लोग हैं। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें 2 करोड़ लोग हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स हैं, जिसमें 27 करोड़ लोग हैं, 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे कोमॉर्बिडिटी वाले लोग। और वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मीडिया से सहयोग की अपील की। वीके पॉल ने कहा कि दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन काफी किफायती हैं और सबसे सुरक्षित है। ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन हैं। इनका अगर आप डेटा देखें, हजारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है, दोनों वैक्सीन को कुल मिला के अगर आप देखें तो साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। और किसी भी जितने भी वैक्सीन हैं हमारे, टेटनस टॉक्सर से लेके हेपेटाइटिस तक, तो उनके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उनमें कम से कम साइड इफेक्ट्स वाले, एडवर्स इफेक्ट वाले वैक्सीन हैं, कोई रिस्क नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आज वैक्सीन की पहली खेप देश के अलग अलग शहरों में पहुंची। स्पेशल फ्लाइट से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची, जहां से इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोल्ड स्टोरेज ले जाया गया। कोविशील्ड की खेप हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद पहुंची। कोल्ड स्टोरेज से 16 जनवरी को वैक्सीन टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन पर काम शुरू होना है। शुरू में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का डोज लगेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके बाद 27 करोड़ उन लोगों का नंबर आएगा जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है या फिर उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1.1 करोड़ डोज का आधिकारिक ऑर्डर दिया है। इसके बाद से पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की सप्लाई शुरू की गई।
सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 स्थानों पर यह वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुए स्पेशल कंटेनर को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट लाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति की आज अहम बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर महानिदेशक ने कोरोना वैक्सीन के विकास और वितरण को लेकर समिति के सदस्यों को जानकारियां दी। समिति की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव कर रहे हैं। भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। और विदेश मामलों की संसदीय समिति की भी आज एक अहम बैठक हुई और कई अहम विषयों पर विचार विमर्श हुआ। समिति के एजेंडे में भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर विशेषज्ञों से साक्ष्य जुटाना था। पड़ोसी प्रथम नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दृष्टिकोण की विशेषता है। और वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी आज बैठक हुई। समिति की अध्यक्षता लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा कर रहे हैं। बैठक के एजेंडे में फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के मसौदा रिपोर्ट पर विचार विमर्श और इसे स्वीकार करना था। लोकसभा में इस विधेयक को पिछले साल 14 सितंबर को पेश किया गया था। और संसद का बजट सत्र आगामी 29 जनवरी से शुरू हो रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के नोटिसों की संख्या को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही के नियम और संचालन की प्रक्रिया के नियम 266 के तहत ये दिशा निर्देश जारी किया। अगर कोई सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन करने की इच्छा रखता है तो उसे 10 से अधिक संशोधनों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक ये सदस्य ने प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया है, तब तक धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधनों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है, या तो व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से। केवल पहले 10 स्वीकार्य संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पर्यटन क्षमता का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने पर्यटकों का विश्वास हासिल करने के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। गोवा में होटल प्रबंधन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्थानीय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की बात कही। गोवा में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निश्चित तौर पर वैश्विक पर्यटन को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि महामारी की वजह से इस क्षेत्र में जो कमी आई है वो अस्थायी है और पर्यटन उद्योग एक बार फिर से पुराने स्तर पर लौटेगा। It has definitely caused a big setback to global tourism sector, COVID. I am confident the slowdown caused by the pandemic will be temporary and the tourism and hospitality industry will bounce back. We are seeing already people started coming even to Goa. After remaining confined to their homes for a long time period, people will be naturally eager to travel for pleasure once the situation returns to normalcy. It will naturally provide a huge opportunity to put the Indian tourism industry back on rails, and all the stakeholders, including institutes of hotel management, will have a major role in contributing towards the revival of tourism and hospitality industry. उपराष्ट्रपति ने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरा ध्यान दे रही है। India has almost 26 million outbound tourists. 26 million Indians go out. I assume that the immediate post-COVID phase, most of them would prefer to travel local. This presents a huge opportunity for Indian hospitality industry. India has over 200 beaches. Goa, you have beautiful 38 UNESCO World Heritage Sites and 68 protected areas which can attract significant tourism activity. The government on its part is taking all the measures to boost domestic tourism. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में एक मजबूत घरेलू पर्यटन बाजार है जो निश्चित तौर पर उन देशों की तुलना में इस महामारी के प्रभाव को कम करने में मददगार होगा जो मुख्य रूप से केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर निर्भर हैं। उन्होंने इस मौके पर संस्थान में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की भी तारीफ।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, जो कि अगले आदेश तक जारी रहेगी। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध का समाधान करने के लिए रास्ता निकालने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। समिति में भूपिंदर सिंह मान, अनिल घनवत, प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल हैं। समिति 10 दिन के भीतर पहली बैठक करेगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा कि यह समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट काम शुरू करने के 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करेगी। इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संसद से पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये बातें कही। और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान के संभावित खतरे और किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। आज सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने ये बातें कही। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने खुद को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। Doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plans. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का आह्वान किया। आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह के आतंकवाद को उचित नहीं ठहराना चाहिए और न ही आतंकवादियों को महिमा मंडित करना चाहिए। All member states must fulfill their obligations enshrined in international counter-terrorism instruments and conventions. 2. We must not countenance double standards in this battle. Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. Those who propagate this only have an agenda, and those who cover up for them are just as culpable. 3. Accordingly, we must reform the working methods of the committees dealing with sanctions and counter-terrorism. Transparency, accountability, and effectiveness are the need of the day. स्वामी विवेकानंद की जयंती आज देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वामी जी समूची मानवता, खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक विरासत में नए जीवन का संचार किया और उसे विश्व में केंद्रीय स्थान दिलाया। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गोवा के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि स्वामी जी असाधारण प्रतिभा वाले विद्वान के साथ ही अनोखे वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व का स्वामी जी का संदेश आज शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने समाज की बेहतरी के लिए काम किया और उनके उपदेश हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी जगत को भारत के वेदांत दर्शन से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद के संदेश के मर्म में विश्व बंधुत्व की भावना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का भारतीय नौजवानों पर अटल विश्वास था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपसे एक बार फिर अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। ओ काका
वो आए शहर, ले आए खाद बीज। भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।